आज फिर से लौटा हूँ एक सच्ची डरावनी दिल दहलाने वाली भूतिया कहानी में। मेरी ये कहानी उस समय की है जब हमारे ऑफिस में कुछ लोग दिल्ली से जयपुर ट्रांसफ़र किया गया था। उन लोगों में से मुझे भी ऑर्डर आया था। हम ऑफिस के 25 लोग थे, जिसमें 15 लड़के और 10 लड़कियाँ थीं। हमने एक बस बुक की थी दिल्ली से जयपुर के लिए। हम आज ऑफिस की लास्ट डे दिल्ली में सेलिब्रेशन करके रात को ही जयपुर के लिए निकलना था। अपने पंचुअल टाइम पर बस 9:30 बजे हमारा इंतज़ार करती है। हम सब बस पे चढ़ते हैं और इन्जॉय करते जयपुर के लिए रवाना होते हैं। जिस रोड से हमें जाना था वह पूरा कच्चा रोड था और 80 किलोमीटर की जंगल की रास्ता था वो। इस दिन की भयानक रात जो हमारे साथ हुआ, ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो भयानक रात और वो डरावनी जंगल मेरे 23 दोस्तों को खा जाती है और सिर्फ हम 2 लोग जयपुर की सुबह देख पाते हैं। तो आखिर क्या हुआ था उस रात को हमारे साथ? वह कौन सी घटना थी? कहानी पूरा सुनने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि आगे की कहानी दिल दहलाने वाला है। तो चलो। सभी लोग धीरे धीरे करके बस पे चढ़ रहे थे और मैं भी बस पे चढ़ रहा था। सभी लोग ने आगे की सीट ले ली थी और हम पीछे चढ़े, इसके कारण हमें पीछे की सीट मिली। हम पीछे 5 लोग बैठे हुए थे। हम पांचों दोस्त, बिट्टू, पवन, शिवम और वर्षा। हम ये 5 लोग ही ऑफिस में अपने आमने सामने बात किया करते थे और हमें ऑफिस में किसी से कोई मतलब नहीं था और जान पहचान भी नहीं था। इसलिए वर्षा और लड़कियों से दूर हम लोग के साथ बैठी थी। बस के कुछ दूर चलने के बाद बस का टर्निंग पॉइंट आता है और बस वहाँ से मुड़ जाती है और उस जंगल की कच्ची रोड से गुजरने लगती है। वो रोड जैसे ही कच्ची रोड में आती है तो बस ऊबड़ खाबड़ रास्ते से जाता हुआ और सबकी नींद खुल जाती है। जो लोग सोना भी चाहते हैं, आराम से नींद भी आ रही थी, सबका नींद टूट जाता है क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा ही ख़राब था। और बाहर देख रहे थे सब खिड़की से, बाहर चांदनी रोशनी पूरी जंगल में फैली हुई थी। जंगल में फैली चांदनी रात पूरी जंगल को चमका रही थी, पर लोग बस अपने मगन में बात करने पर लगे हुए थे। और ये जो नवंबर का ठंड था, वो ठंड जैसे जैसे रात गहरी हो रही थी, ठंड बढ़ रही थी। मैंने फाइनली तुरंत पीछे मुड़ा और अपनी बैग उठाया और मैं उससे स्वेटर निकाल के पहनने लगा। तो बिट्टू कहता है, भाई इतनी ठंड तो नहीं है। मैंने बोला, यार ठंड तो लग रही है, मैं पहन लेता हूँ यार, तबीयत ख़राब हो जाएगा जयपुर पहुँच करके तो फिर काम नहीं कर पाऊँगा, और मैं पहन लेता हूँ स्वेटर। कुछ देर बाद सब, पवन, बिट्टू, शिवम, सब स्वेटर पहन लेते हैं और सारे हम पांचों 2 स्वेटर पहनने के बाद सब कहते हैं कि चलो बस वेट करो, क्योंकि अभी 80 किलोमीटर की पूरी जंगल बाकी है और आगे देखो कितना अच्छा नज़ारा मिलने वाला है। इतना तो कंफर्म था कि हम सुबह ही जयपुर पहुंचते और पूरी रात हमें जंगल में बितानी थी। तो हमने अब सोचा कि क्यों ना जंगल को मज़ा लिया जाए। जंगल के बारे में बात करते हुए, गेम खेलते ही, जंगल में टाइम पास करते ही निकलते हैं। अब रात के 12 बज चुके थे और जंगल का जो रात था वो काफ़ी ज़्यादा गहरा हो चुका था और हम जंगल में 20 से 25 किलोमीटर की रास्ता पार कर चुके थे। तभी अचानक जो ड्राइवर साहब होते हैं अचानक ब्रेक मारते हैं ज़ोर से और हम गेम खेलते वक्त अचानक झटका खा के अपनी कुर्सी से थोड़ी आगे आ जाते हैं और मैं जल्दी से बोलता हूँ, क्या कर रहे हो अंकल? तो कहते हैं, बेटा थोड़ी देर चुपचाप बैठ जाओ। मैं कहता हूँ, ऐसी कौन सी बात है जो चुपचाप बैठ जाओ, अचानक ब्रेक मारते हो? पी के आए हो क्या? गुस्से से बोलते हैं, उतना ही तो आके चला ले। मैं चुपचाप बैठता हूँ। बिट्टू कहता है, भाई तू चुपचाप यार, ये थोड़ा मैटर इसका जानता है ना, ये पिरक्कड़ होते हैं, शायद पी रखा होगा इसलिए ऐसे कर रहा है। मैं चुपचाप होता हूँ। मैंने बोला कि पी रखा तो क्या भाई, ऐसे कुछ भी करेगा ये, ऐसे तो हमारे एक्सीडेंट कर देगा रोड में ये। तो बहस हो जाती है, ये बात धीरे धीरे बढ़ जाती है, हमें आपस में लड़ाई हो जाती है। तो उसी बीच में पवन और शिवम छुड़ाते हैं लड़ाई को और मैं चुपचाप फिर बैठ जाता हूँ। तभी हमारी बातचीत होती है तो वर्षा अचानक कहती है कि राहुल, बिट्टू, शिवम, वो देखो बाहर में कोई देखा? मैंने बोला, क्या? अरे तुम लड़ाई करना पहले छोड़ोगे तो ना देखोगे, बाहर मैंने देखा कि उधर लाइट चमक रही है। मैंने बोला, क्या बात कर रही हो? ये तो पूरा घना जंगल है, यहाँ पे कोई लाइट कैसे जाएगा? और मैंने मैप पे देखा है तो ये पूरा यहाँ से
अगर चौड़ाई की बात करें तो ये यहाँ से लगभग 1000 किलोमीटर की चौड़ाई जंगल चौड़ा है और ये बहुत ज़्यादा ही घना जंगल है। यहाँ पे कोई पॉसिबल नहीं हो सकता कि इतनी रात को यहाँ पर लाइट जलाए। शायद ये गाड़ी का लाइट चमका होगा। वो कहती है अच्छा मतलब मैं पागल हूँ। मैं कहता हूँ ऐसी कोई बात नहीं, पर लगा होगा तुम्हें। तभी मैं देखता हूँ तो मुझे भी लगती है कि नहीं, जंगल में कुछ चमका। और एक जगह नहीं, जंगल के कई जगह, कई पेड़ों के पीछे मुझे लाइटें चमकी। मैंने कहा हाँ यार, तुम तो सही कह रही हो, कुछ तो है वहाँ पे। तभी आगे से कुछ लोग मुझे मजाक उड़ाते, कहते ये लो, इन्हें कुछ जंगल में दिख रहा है। और ये बात हम करते रहते हैं। तभी फिर ड्राइवर साहब फिर गाड़ी स्टार्ट करते हैं और फिर आगे चलाते हैं। स्टार्ट करने के बाद कुछ ही दूर जाने के बाद फिर से अचानक ब्रेक मारते हैं और इस बार सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं और सभी लड़ पड़ते हैं ड्राइवर से कि ये कर क्या रहे हो, बार बार ब्रेक क्यों मार रहे हो। तो ड्राइवर कहता है अरे शांत रहो, तो मैं बताऊँ कि मैंने पिछला बार जो ब्रेक लगी थी उसमें भी मैंने ब्रेक नहीं लगाया था और अभी भी नहीं लगी, पर अचानक ना जाने क्यों गाड़ी ब्रेक लग रही है ऑटोमेटिक। मैंने बोला ये कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता। तभी कहता अच्छा तुम्हें विश्वास नहीं तो यहाँ पे आके देख लो, मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ और दोबारा देखना। और इस बार फिर से गाड़ी स्टार्ट हुआ और फिर से वहाँ से आधा किलोमीटर दूर जाता है। अचानक गाड़ी की फिर से और इस पर बहुत ज़ोरदार ब्रेक लगता है और हम समझ जाते हैं कि नहीं, शायद गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ चुकी है। तुम कहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ से निकले कैसे। कहते हैं वो तो नहीं पता, बस हो सकती गाड़ी की थोड़ी मोड़ी मैं चेक करता हूँ, शायद इसके जो ब्रेक की वायर होगी उसमें कोई प्रॉब्लम होगी। मैं कहता हूँ ठीक है, कितना टाइम लगेगा इसमें। कहते बस कह नहीं सकते, देख लेते एक बार, चेक कर लेते। मैं बोलता हूँ ठीक है अंकल। हमारे साथ मैं बिट्टू गाड़ी सुधरते हैं। तभी पीछे पीछे पवन और शिवम भी आ जाते हैं। वर्षा भी आ रही थी। मैंने बोला चुपचाप वहीं बैठ जाओ, हम आते हैं घूम के देख करके। और मेरे साथ और भी बस के कई लोग आते हैं, पर हम सारे लड़कियों को कहते हैं कि आप लोग कृपया करके बस पे ही रहो, जंगल बहुत घना है। और हम उतर जाते हैं। उतर के ड्राइवर साहब इंजन आगे खोल करके और चेक कर लेते कि हुआ क्या था। तो जैसे ही वो खोलते हैं तो आगे बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है और जब हम टच करके देखते हैं तो इंजन बहुत ही ज़्यादा हीट कर रहा था। वो कहते हैं पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई, अचानक मैंने आने से पहले तो चेक किया था। तभी उसका कंडक्टर कहता है इसीलिए कहता हूँ साहब जी, आप गाड़ी ना सही जगह बनाया करो, अब रंजित के पास मत बनाया करो। आप कम पैसे खर्च के लिए जाते हो, उसको बनाते हो, बार बार गाड़ी खराब होती है, बात तो वही पड़ जाता है। तभी ड्राइवर पर गुस्सा होता है, कहता है चुप चुपचाप रह ले, उसने सही बनाता वो बंदा। उन लोग आपस में बहस करते हैं। मैं कहता हूँ भाई बहस क्यों कर रहे हो, करना क्या है कि हम जंगल में यहीं पे रहेंगे, सुबह तो हमें पहुँचना भी है। हम जंगल को देख रहे थे, चारों घूम रहे थे और तभी कंडक्टर गाड़ी में चढ़ता है और वापस से एक पानी का बोतल लेकर आता है और हम जंगल को घूरे जा रहे थे। हम लोग बात कर रहे थे भाई कितना यार, कितना घना है। बिट्टू कहता है यार ठंड भी बहुत है यार, चलो बस पे बैठ रहते हैं। मैं कहता हूँ नहीं भाई, रुक जाए 2 मिनट, देख लेते यार, अकेला कोई भी बंदा, गाड़ी ख़राब हो गई क्या कर सकता है ये, अब इसकी गलती थोड़ी ना ख़राब हो गई, तो रुक जाते हैं यहीं पे। कहता है यार चल ठीक है, और हम सब रुक जाते हैं। तभी अचानक बस की एक लड़की की बेहोश होने की खबर आती है और सभी लोग कहते हैं क्या हुआ क्या हुआ। उसका नाम था कोमल। बेहोश हो जाती है। झट से बस पे चढ़ते हैं और देखते क्या हुआ, और वो सही में बेहोश पड़ी हुई थी। हमें पानी मारते उस चेहरे पे और पूछते क्या हुआ। वो अजीब सा बिहेव करने लगती है और कांपने लगती है। हम समझ नहीं पाते कि इसे क्या हो गया। हम कहते हैं काम करो, कोई कंबल लाया होगा तो बैग से निकाल करके उसको उड़वा दो, और वही करते हैं। कंबल उड़ाने के बाद उसको बोलते हैं कि आप आराम करो। तभी बाहर से ड्राइवर के चिल्लाने की आवाज़ आती है और हम कहते हैं अब क्या हुआ। वो कहते हैं आज लगता है शायद जो आपने सफ़र का जो रास्ता आज दिन का जो तय किया वो दिन बहुत बेकार था। मैंने बोला ऐसे क्यों बोल रहे, हुआ क्या ये बताओ। वो कहते हैं कि जो हमारी गाड़ी है उसकी एक टायर की हवा निकल चुकी है। मेरा ध्यान अभी पड़ा और ये देखो आधा। मैंने बोला तो आपके पास टायर होगा ना। कहते टायर तो हमारे पास है, पर अभी हमने सिर्फ 25 किलोमीटर जंगल पार किया है और लास्ट हमारे पास यही टायर है। मैं कहता हूँ कोई नहीं, आप जो है वो लगा दो, जरूरी है, भगवान हमारे साथ है, कुछ नहीं होगा हमारे साथ। और वैसे ही करते हैं, नया टायर लगाते हैं, इंजन ठंडा हो जाता है और ना जाने फिर ब्रेक सही ठीक हो जाता है और गाड़ी सही चल रही थी। हम कहते चलो कुछ नहीं, शायद हीट के कारण ऐसा हुआ होगा, और ड्राइवर साहब इस बार इंजन को खुला छोड़ देते हैं। गाड़ी चलने लगती है और वापस हम चुपचाप बैठ जाते हैं। तभी अचानक
फिर से ब्रेक लगती है और जंगल में चीखने की आवाज़ आती है, जोर से चिल्लाने की आवाज़। मात्र गाड़ी आधे किलोमीटर चली थी। इस बार ये आवाज़ हम सब सुनते हैं और ये झटका तो महसूस होता है, पर झटका ज़्यादा जो जंगल में आवाज़ गूंज रही थी उस पर ध्यान जाता है। और ड्राइवर कहते ये क्या थी, ये किस चीज़ की आवाज़ थी जंगल में। कहता हाँ यार, बहुत भयानक आवाज़ थी किसी की। और हम घड़ी में टाइम देखते हैं तो 12:30 बज रहे थे। हम कहते हैं इतनी रात को जंगल में चीखने की आवाज़ किसकी थी। तो पवन कहता है अरे होगी यार, कोई पंछी कोई जानवर चिल्ला रहा होगा, वैसे भी जंगल देख रहे हैं कितना घना है। मैं कहता हूँ हाँ यार। मैं कहता हूँ ड्राइवर साहब आप रोको मत गाड़ी जंगल में, ऐसे आजकल चोर डकैत ऐसी चलती रहती है, कई घटना आती रहती है पेपर में। अब ऐसा जंगल बार बार गाड़ी रोको मत करो, अब चलाते रहो। तो वो कहते हैं अरे मैंने फिर से नहीं रोका भाई, फिर से ब्रेक लगी है। मैंने कहा फिर से ब्रेक लग गई, अभी तो ठीक हुआ था ना। कहते ठीक तो हुआ था, पर ये कैसे हो सकता है। अब कहते हैं कि अब एक ही आइडिया है, तुम्हारे पास फ़ोन हो तो मैं नंबर दे रहा हूँ। मैं कहता हूँ हमारे पास, क्यों आपके पास फ़ोन नहीं है। वो कहते फ़ोन है ना, मेरा आइडिया का सिम है तो नेटवर्क नहीं है। वो कहता अच्छा। तभी मेरे दोस्त फ़ोन निकालता है लगाने के लिए, तो देखता है कि उसके भी नेटवर्क नहीं है। सभी अपना फ़ोन चेक करते हैं एक एक करके, कहते मेरे भी नहीं है, मेरे भी नहीं है। कहते ये कैसा प्रॉब्लम हो गया, नेटवर्क अभी तो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जब हमने चेक किया था, मैप चेक कर रहे थे तो नेटवर्क था, पर अचानक नेटवर्क कैसे घूम जाता है। कहते अब हमें एक ही उपाय है, हम किसी मैकेनिक को फ़ोन करें और वो यहाँ पे आ जाए। एक ही उपाय यही, नहीं तो ऐसे रुक रुक के चलेंगे तो इंजन वो ख़राब हो जाएगा। पर नेटवर्क था नहीं, कैसे फ़ोन करते। तभी बिट्टू और शिवम डिसाइड करते कि यार एक काम करते हैं, हम और बिट्टू यहाँ से 1 किलोमीटर वापस पैदल जाते हैं और वहाँ से पैदल जा करके नेटवर्क अगर आता है तो हम बात करके बता देंगे मैकेनिक को। आप नंबर दे दो मैकेनिक का। पर मैं कहता हूँ अबे रुक जा यार, तू भी ना ऐसी सी बात कर रहा है, बगीचे में टहलने जा रहा है क्या तू, जंगल है ये घना। वो कहता भाई तो क्या जंगल है तो क्या हम डरपोक है। और नहीं ज़्यादा वो क्यों ना जाने क्यों वो ज़्यादा ओवर बात कर रहे थे कॉन्फिडेंस के साथ। पर मैं डर रहा था क्योंकि मैं एक ऑफिशियल जॉब तो कर रहा था, पर उसके साथ में एक छोटा सा राइटर भी था जो हॉरर कहानी लिखा करता था। इसके साथ मुझे डर लग रहा था इस बात की, क्योंकि मेरे दिमाग में अनेक प्रकार के ख्याल उत्पन्न हो रहे थे उस समय। पर मैं रोक नहीं सकता था क्योंकि अब गाड़ी की इस हालत थी और मैं पहुंचना था। पर मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि ड्राइवर साहब एक काम करो, आप भी जाओ ना इनके साथ, और कंडक्टर साहब आप भी जाओ, अकेले थोड़ी ना जाएंगे ये। कहते ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पर कंडक्टर क्यों जाएगा, कंडक्टर यहीं पर है, हम 3 लोग जाते हैं। और वो वापस निकल पड़ते हैं। उसके निकलने के बाद कुछ ही देर बाद गाड़ी के जो और लड़के रहते हैं वो गाड़ी से उतरने लगते हैं और कंडक्टर उनसे कहता है भाई ऐसा मत करो। पर ये सुन नहीं रहते उनकी बातें, तो मुझे बोलना पड़ता आखिरकार कि भाई क्यों नहीं सुन रहे हो। तो वो कहते भाई तुझे उससे क्या लेने देना, हाँ बच्चे है क्या, बार बार हमें ऑर्डर दे रहा है, क्यों माने तेरा ऑर्डर। और वो उतरने लगते और घूमने लगते आसपास बस के आगे आगे पीछे। मैं उनका मना भी नहीं कर पाता और मना करना ठीक भी नहीं था। मैं चुपचाप बैठा रहा। मेरे दोस्त भी कहते हैं कि यार क्यों बोलने जा रहे हो उसको, क्यों मुंह लगा रहे हो, शांति बैठे रहो ना, उनसे हमें क्या है। और सभी लोग अपने अपने ऐसी बात करने में व्यक्त थे। तभी मैं देखता हूँ कि धीरे धीरे अब अधिकांश बस के लोग सारे नीचे उतर चुके हैं और सब नीचे की ओर अगल बगल घूमे जा रहे हैं। मैं समझाना चाहता था, पर जिस प्रकार लोग बहस कर रहे थे मैं उनसे कुछ नहीं कहता हूँ। बस इतना कहता हूँ कि पवन, वर्षा और मैं, हम तीनों ना उतरे। मैं उनसे मना करता हूँ कि हम ना उतरेंगे, चाहे जो उसको उतरना उतरने दो। तभी अचानक मैं देखता हूँ कि मेरे फ़ोन में नेटवर्क आ जाता है, वो भी 1%, पर वो रेड नेटवर्क था। अब मैं सोचता हूँ रेड नेटवर्क क्या हो सकता है, मुझे समझ नहीं आता। पर अचानक मेरे फ़ोन में एक मैसेज आती है और मैं तुरंत मैसेज को पढ़ता हूँ तो उसमें लिखा होता है, कुछ ऐसा लिखा होता है जिसे सुनने के बाद मेरा रूह कांप जाता है और मैं चिल्ला उठता हूँ। तभी मेरे फ़ोन में जो मैसेज था वो मैसेज था कि आपका स्वागत है एक प्रेत साया नगरी में।
और उसके नीचे एक वार्निंग लिखा होता। वार्निंग था कि आप इस रोड से अगर गुजरते हुए कोई भी लोग हो, अगर कोई बाई चांस अगर कुछ खराबी होता है तो कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा बचने की कोशिश करें। बस इतना ही मैसेज था और ये मैं देख करके चिल्ला उठता हूँ। मेरे चिल्लाने से जो नीचे खड़े लोग वापस बस की ओर आते हैं अंदर और कहते क्या हुआ। मैं कहता हूँ भाई ये प्रेत साया नगरी क्या है। कहते ये तो पहली बार सुन रहा हूँ, ऐसा कुछ है क्या। मैं कहता हूँ क्या यहाँ का नाम है क्या, जंगल के बीचों बीच कोई गांव वगैरह है क्या कुछ। तभी लड़की कहती उनमें से कि एक सेकंड, प्रेत साया नगरी था क्या। मैंने कहा हाँ वही था। कहता वो तो मैंने किताबों में पढ़ा था कि ये जो रोड है उस रोड के जंगल के 2-3 किलोमीटर अंदर एक छोटा सा गांव है जहाँ पे आज से पहले, बहुत पुरानी बात है, कहते हैं लोग कि उस गांव में एक प्रेत का साया था और उस प्रेत ने पूरी गांव को साफ कर दी और उसने सबको मार मार के अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। और ये रोड में आते जाते लोगों को वो अपना वश में करना चाहती है और उसको भी अपने परिवार का हिस्सा बनाना चाहती है। ये सुनकर मैं और डर जाता हूँ। तभी मैं सोचता हूँ कि जो 1% है जल्दी से फ़ोन लगाऊँ बिट्टू के पास और उसे बताऊँ कि तुम जहाँ तक पहुँचो वहाँ से वापस बस की ओर आ जाओ, क्योंकि जंगल से निकलना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम 25 से 30 किलोमीटर जंगल की अंदर घुस चुके हैं। पर जब मैंने फ़ोन लगाया तो उस जो 1% जो रेड नेटवर्क था उसे फ़ोन नहीं लगा। न जाने क्यों डिस्कनेक्ट हो रहा था फ़ोन। और ये रेड नेटवर्क क्या था, ये रेड नेटवर्क, और यहाँ आने के बाद आखिर ये क्यों आया। पर मैं अपने दोस्तों को कैसे बताऊं, जो बिट्टू और शिवम को, वो मैं सोच रहा था। तभी बिट्टू का मैसेज आता है और बिट्टू मैसेज में कहता है कि राहुल तुम सब ठीक हो। मैं कहता हूँ नहीं भाई, यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है। बिट्टू कहता है मुझे पता ही था, तुम डरो मत, जल्दी से बस का दरवाज़ा लगा लो। मैं कहता हूँ बिट्टू ऐसा क्या हुआ, तुम तो मैकेनिक के पास गए थे ना। बिट्टू कहता है नहीं, हम तो मैकेनिक के पास जा ही रहे थे, पर रोड में बरगद के पेड़ के नीचे हमें एक बाबा मिले। वो बाबा ने हमें उस बस के बारे में और उस जगह के बारे में सारी बात बता दी है। पर मैं भी कहता हूँ कि बिट्टू अभी कुछ देर बाद पहले मुझे मैसेज आया था और ऐसी मैसेज था। बिट्टू कहता है मुझे सब कुछ पता राहुल, बाबा यहाँ पे कई सालों से यहाँ पे रहते जंगल में। हमने ध्यान नहीं दिया बाबा को, पर बाबा हमें रोकना चाहते थे जब हम जा रहे थे उस जंगल की ओर। अब बाबा यहाँ पे अभी भी बरगद के पीछे नीचे बैठे हुए हैं। पर दुख की बात यह है कि हम में से 2 लोग यहाँ से जाने वाला है मैकेनिक को बुलाने, कि फ़ोन अभी भी नहीं लग रहा है, सिर्फ मैसेज हो रही है। और 2 लोग बाबा यहाँ पे जो बैठे हैं वो बाबा बहुत ही बूढ़े और बहुत ही कमज़ोर हैं। बाबा को पकड़ के साथ ले जाना पड़ेगा वहाँ बस तक, ताकि बाबा का कहना है कि जो बस पे हम जा रहे हैं वो बस में जो एक पिशाच का वास हो चुका है। एक हवा में बहती आत्मा किसी के शरीर में प्रवेश कर चुकी है और अब वो शरीर बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका है और वो अब हमें सताने वाली है। इसलिए बाबा को वहाँ जल्दी से ले जाना पड़ेगा, ताकि हर एक आदमी को रोकना पड़ेगा, क्योंकि जो वहाँ पे आत्मा रहती है, जो भटकती है, जो गांव वाले हैं, वो सब हवा है। वो हवा कुछ नहीं कर सकती जब तक किसी का शरीर उसे ना मिल जाए। पर वो शरीर जैसे ही मौका देकर को किसी के शरीर में प्रवेश करती है, उसके बाद लोगों को हानि पहुंचाती है। हमें बचना पड़ेगा उस आत्मा के संपर्क में आने से। पर तभी मैं कहता हूँ बिट्टू, तभी तो मुझे समझ आ गया, ये लड़की है बस में, उसको अभी भी चक्कर आए थे और बेहोश पड़ी थी। हमने उसे कमरा उठा दिया। कहते राहुल एक काम करो, लड़की पे ध्यान देना और जल्दी से पवन को भेज दो और 2 लड़के और साथ में। हम और ड्राइवर साहब यहाँ से आगे चल जाएंगे, शिवम यहीं पे रुकेगा और पवन और एक लड़का और भेज दो। ये सब बाबा को अच्छे से पकड़ के, क्योंकि बाबा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, और हम बस तक ले जाएंगे, तभी कुछ हो सकता है। मैं कहता हूँ जल्दी से पवन
जल्दी से रोड पे चल जाओ, पर एक बंदा को और ले लो, शिवम आगे ही खड़ा है। इतना सुन पवन कहता है, क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ, वो ले आएगा ना। मैं पवन के कान में सारी बात बताता हूँ कि पवन ऐसी सी बात है। पवन जल्दी तैयार हो जाता है और चल जाता है। तभी वर्षा पूछती है कि राहुल क्या हुआ, मुझे नहीं बताओगे। मैं उसे बताता हूँ। वो डर जाती है। मैं कहता हूँ वर्षा डरो मत, चुपचाप रहो जब तक वो बाबा हमारे बस पे नहीं आ जाते हैं, क्योंकि अब क़यामत की रात आने वाली है। वर्षा डर जाती है, पर उन लोगों को, बस के सारे लोगों को बताना इम्पॉसिबल था, क्योंकि वो लोग विश्वास नहीं कर सकते थे। तभी जो बस में कंबल उड़ाई लड़की अचानक घुर्राने लगती है, अजीबोगरीब आवाज़ निकालने लगती है। ये सुनकर सभी लोग अगल बगल उसकी ओर देखते हैं और वर्षा ने मेरे हाथ को टाइट से पकड़ लिया डर से। मैं कहता हूँ वर्षा बिल्कुल मत डरो। जल्दी ही बिट्टू और पवन सभी लोग गए ना, 2 मिनट में आते होंगे। और मैं अपने फ़ोन की ओर देख रहा हूँ कि टाइम कितने हो रहे हैं, तो भी रात के 1 बज चुके थे। अब वो लड़की की जो घुराने की आवाज़ थी वो तेज़ हो रही थी। अब मुझे यही लग रहा था कि शायद जो बाबा कह रहे थे, शायद उसमें आत्मा प्रवेश कर चुकी है। वो हवा, बहती हवा इसके शरीर में घुस चुकी है। तभी मैं बस की खिड़की से झाँक करके उस सारे लोगों को बुलाना चाहता हूँ कि बस के अंदर आ जाओ, पर अचानक मेरी नज़र जाती है तो बस के सारे लोग ऐसे घुरा रहे थे, बाहर के लोग, क्योंकि जो गांव वाले जंगल थे, वो बाहर जो लोग खड़े थे उस सब में प्रवेश कर चुके थे और सबकी आत्मा को, सबके शरीर को कब्जा कर चुके थे। और जो लोग मेरे सुनते ही सब खिड़की को और मुझे देख रहे थे और अजीब से आंखें लाल थी सबकी। और यही कंबल में जो लड़की थी उसके अंदर प्रवेश थी। मैं समझ गया था कि सबके शरीर में आत्मा ने प्रवेश कर लिया है। तभी मैं कंडक्टर को कहता हूँ, भैया जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दो। और कंडक्टर भी मेरी ओर घूरे जा रहा था। ये सब देखकर हम समझ नहीं पा रहे थे क्या करें, और वर्षा भी काफ़ी ज़्यादा डर रही थी। मैंने जल्दी से कंबल वाली लड़की को ऐसे पकड़ा और बस से धक्का देकर नीचे उतार दिया, और कंडक्टर को भी धक्का देकर नीचे उतारा। कंडक्टर जाते जाते उसने मेरे हाथ में नाखून गड़ा दिया, पर फिर भी मैंने धक्का दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। 2-3-4 लड़कियाँ और 2-3-4 लड़के उस बस में थे जो सही थे। मैंने कहा जल्दी से सारा गेट, खिड़की सब बंद कर दो, और वैसे ही उन्होंने किया। हमारे पास कोई चारा नहीं था, क्या करें। सभी लोग बाहर में घुरा रहे थे और बस को धक्का दे रहे थे, हिलाने की कोशिश कर रहे थे, पर बस बहुत ज़्यादा मजबूत था, बस वो कुछ कर नहीं पा रहे थे वो। पर फिर भी हमें डर लग रहा था, ना जाने क्यों, क्योंकि बाहर में जो 17 से 18 लोग थे, झुंड थी, वो सब ऐसे ही कर रहे थे, घुरा रहे थे, और सबकी आंखें लाल थी। देखते ही देखते पूरा शरीर उनका नीला पड़ गया था। देख करके बहुत ज़्यादा सब डर रहे थे। वर्षा ने कहा मुझे कि राहुल अब क्या करना चाहिए। मैंने कहा जब तक बाबा नहीं आएंगे हम कुछ नहीं कर सकते, बस चुपचाप जब तक नहीं आते तो जान बचाना पड़ेगा, और कुछ नहीं। हम अब जल्दी से, मैं देखता हूँ कि नेटवर्क शायद होगा तो मैं बिट्टू को रिप्लाई करूँगा, पर नेटवर्क वापस जा चुका था और अब फ़ोन में पूरे 0% नेटवर्क था। अब मुझे ये नहीं समझ रहा था कब तक पवन बाबा को लेकर आएगा और कब तक बिट्टू मैकेनिक को लेकर आएगा। अब धीरे धीरे बाहर के लोग देखा मैंने तो आगे से लटक लटक करके बस के ऊपर चढ़ रहे थे और बस पे ऊपर चढ़ करके ऊपर तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था क्या करूं। मैं आगे जाता हूं और सोचता हूं कि क्या गाड़ी चलाऊं, क्या चला पाऊंगा। भले आधा किलोमीटर ही चलेगा, पर हल्का सा गाड़ी हिलाऊंगा तो शायद ऊपर वाले सब नीचे गिर जाएंगे। ये सोचकर मैं आगे जाता हूं, पर स्टीयरिंग गियर सब देख करके मेरा दिमाग घूम जाता है, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी गाड़ी नहीं चलाई थी। फिर भी मैं आगे देख रहा हूँ बस के आगे। वर्षा कहती छोड़ दो, तुम्हें गाड़ी चलाना नहीं आता और शायद कोई घटित हो जाए घटना तो। मैं कहता हूँ वैसे हम कौन सुरक्षित है, हमें बचना पड़ेगा जब तक बाबा नहीं आते हैं। मैं बस हल्का सा एक्सीलेटर लेता हूँ गाड़ी का और गियर लगाता हूँ। गाड़ी मुझे चलाना तो नहीं आता, हल्का सा गाड़ी झटका लगता है बस का, अचानक फिर से रुक जाता है और एक ही झटका में गाड़ी के ऊपर चढ़े लोग गिर जाते हैं। अब मैं जल्दी से आगे से पीछे की ओर आता हूँ और पीछे वाली खिड़की से देखता हूँ क्या पवन आ रहा है बाबा को लेकर के, पर दिखता है दूर से कि हाँ पवन आ रहा था। पर ना जाने क्यों उन लोगों का नज़र पवन में पड़ जाता है और सब पवन की ओर आ रहे थे। बाबा अचानक कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि बाबा को टाइम चाहिए था।
एक मंत्र पढ़ने के लिए और लोगों को बचाने के लिए, पर उतना टाइम नहीं मिल रहा पा रहा था। अचानक लोग पवन की ओर बढ़ रहा था और पवन अचानक बाबा को लेकर के जोर से पीछे की ओर भाग रहा था। पवन बाबा को जंगल से घुमा करके घुसा करके किनारे किनारे से वापस सोच रहा था कि शायद जंगल के अंदर से वो लोग नहीं आ पाएंगे और मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, पर पवन का पीछा वहाँ भी नहीं छोड़ा और कुछ देर बाद सारे लोग गायब हो जाते हैं। पवन भी नहीं पता कहाँ गया और सारे लोग पता नहीं कहाँ गए। बस में मात्र हम 4 से 5 लोग बैठे हुए थे और अब पूरा बस खाली था और पूरा जंगल सन्नाटा पड़ा होता। पूरी जंगल खामोश थी। पता नहीं सब कहाँ चले गए थे। मोबाइल का नेटवर्क 1% नहीं था। अब मैं डर जाता हूँ। अब रात के इंतज़ार करते करते अब रात के 2:30 बज जाते हैं और अब भी कोई नहीं आया था। मैं सोचता हूँ अब सुबह होने में मात्र 2 से 2.5 घंटे का टाइम था और मैं सोच रहा हूँ अब तक कोई आया क्यों नहीं। पर तभी मुझे पवन का मैसेज आता है और पवन कहता है कि तुम सुरक्षित हो। मैं कहता हूँ हाँ। पवन कहता है कि तुम टेंशन मत लो राहुल, बिट्टू मुझे फ़ोन किया था और इधर जितना दूर मैं आ गया हूँ उधर सब नेटवर्क है और बिट्टू ने कहा कि मैकेनिक को लाने में थोड़ा टाइम लगेगा और हम एक गुफा में छुपे हुए बाबा के साथ। वो लोग गुफा के बाहर है पर गुफा के अंदर नहीं आ सकते क्योंकि बाबा का गुफा है। तुम टेंशन मत लो, बस किसी तरह शायद वो आत्मा, बाबा कहते हैं कि सारी आत्मा ने बॉडी पे कब्जा नहीं किया, कुछ आत्मा अभी भी बस के आसपास ही है। तुम बस से बाहर मत निकलना राहुल और चुपचाप सुरक्षित रहो। ये बात मैं सुनकर डर जाता हूँ। मैं सोचता हूँ मतलब वो लोग दिन होने का वेट कर रहे हैं और मैं चुपचाप बैठा रहता हूँ। तभी कुछ देर बाद बस के लोग डर जाते हैं और कहते हैं मैं भागूंगा। मैं रोड खाली, जल्दी से हम भाग जाते नहीं तो फिर से यहाँ पे कोई आ जाएगा। अब मैं मना करता हूँ कि नहीं बस से मत निकलो, बस के अंदर कुछ नहीं होने वाला, पर वो मानते नहीं हैं और आखिरकार बस से उतर जाते हैं। अब मैं और वर्षा बचते हैं। हम चुपचाप बस में बैठे रहते हैं, सुबह होने का इंतजार करते हैं। पर जब देखते हैं कि लोग पीछे जिस साइड से आए थे उस साइड दौड़ा जाते हैं, शायद उनको लग रहा था कि हम बच जाएंगे, पर अचानक वो आत्मा वही इंतजार में थी कि शायद वो बस से निकले और मैं उसमें कब्जा कर लूँ। क्योंकि वो हवा थी, वो बहती हवा अचानक झटका मार के आती थी और शरीर में घुस जाते थे और वही हुआ। उस आत्मा ने उनके शरीर पे भी कब्जा कर लिया। मैंने झट से गेट लगाया। मैंने बोला अब हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, हम चुपचाप 2 बचे हैं और हमें चुपचाप बचना पड़ेगा। हम चुपचाप बस में ही रहते हैं और हमारे पास कोई चारा नहीं था। और वो जब बाहर हमारे साथ जो 5-6 लोग थे बाहर में, उनके पास इतना ज़्यादा शक्ति आ जाता है कि बस को बुरी तरह हिला रहे थे और हमें बस को पलटने की कोशिश कर रहे थे, गिरा दे। हम नहीं डरते, नहीं निकलते बस से, क्योंकि वो गिराना उनके पास पॉसिबल नहीं था। बस में इतना डराया जा रहा था, ऐसी आवाज़ निकाला जा रहा था कि ताकि हम डर के और बस से बाहर निकल जाए। पर हमने निश्चय किया था कि कुछ भी हो जाए हम बस से नहीं उतरेंगे। और फाइनली सुबह हो जाता है और अचानक मौसम सब शांत हो जाता है। सुबह होने के बाद जल्दी से सब देखता हूँ कि सारा नेटवर्क आ जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। और वेट करने के बाद देखता हूँ कि पवन, बिट्टू सब आ रहे थे। हम चुपचाप बैठे रहते हैं, पर अब सुबह होने वाली है। अब लगभग तो हल्की सी रोशनी जंगल में पड़ गई है सूरज की, और हम जंगल से अब देखते हैं कि पूरा जंगल अब अच्छा खासा लग रहा है, डर नहीं लग रहा था। और यहाँ तक हमने दिखा 2-3 बाइक पार होते हुए। अब साइड पीछे से एक बस आ रही थी, हमने उसे लिफ्ट मांगी और उस बस पे चढ़ करके हम कुछ देर बाद दिन के 10 बजे हमने जयपुर पहुँच गए दोनों। और हमने सिर्फ मात्र 25 लोगों में से 2 लोग ने सुबह जयपुर की रोशनी देखी, सुबह देखी। हमें यह नहीं पता था कि अभी तक जो मेरे और 3 दोस्त हैं वो अब कहाँ पे हैं, बिट्टू, पवन, शिवम। तभी कुछ देर बाद मैं फ़ोन लगाता हूँ, यहाँ पे नेटवर्क फुल था और वो कहते हैं कि हम सब सुरक्षित है राहुल, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। और यही नहीं, जंगल के जो सारे लोग जो रात को उनके अंदर आत्मा ने प्रवेश किया था वो सब लोग ही सुरक्षित है,
जो दिन होने के बाद वो जो पिशाच थी वो इनके शरीर छोड़ के निकल जाती है और हम वापस उस बस को ठीक करके आप वापस हम शाम को 5 बजे तक हम भी शहर पहुंच जाएंगे जयपुर। तब तक तुम रूम ढूंढ लो और नहा धो के फ्रेश हो जाओ और बिल्कुल ये डर माइंड से निकाल दो। तो यही थी आज की कहानी। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी डरावनी भूतिया कहानी सुनने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।